नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की साइंस की रिवीजन सीरीज। साइंस की रिवीजन सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो दो वीडियोस थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो पुराने देखे हैं तो उसको रिवाइज दोबारा कर सकते हैं और इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी लगभग हम लोग 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सबसे कम समय में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो रौनक टुक अ सल्फर पाउडर ऑन अ spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure. ठीक है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और स्पैचुला में बेसिकली स्पैचुला चम्मच को कहते हैं, छोटे से चम्मच को, और उसमें सल्फर रखा हुआ है। जब उसको हीट करेंगे तो वो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो वो गैस रिलीज कैप्चर करने के लिए वहां पर इन्वर्टेड ट्यूब रखा गया है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना वो गैस कौन सा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी, एंड नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन आपको अगर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में होगा, H2S में नहीं होगा क्योंकि ये सल्फर पाउडर है। ठीक है, एनहाइड्रस है, वहां पर कोई पानी का प्रेजेंस नहीं है तो H2S भी नहीं होगा। अब बच गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग देंगे तब जाके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और अगर लिमिटेड या बहुत ज्यादा हम लोग ऑक्सीजन नहीं दे रहे तब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन कैन यूज 4 हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म मीथेन बिकॉज। ऑप्शंस क्या है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, बोथ, ए एंड बी। कार्बन गेट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन। तो ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन ही सही है। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन गलत क्यों है? तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता ही है कार्बन, ठीक है, लेकिन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए नहीं, वो अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए करता है। ठीक है, तो इसीलिए डी गलत हो जाएगा। बचा क्या, ए बी। ठीक है, ए बी जो है दोनों ही करेक्ट है, इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन का है, मीथेन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिया जा सकता है ना। तो आपको पता होगा कि कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 4, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसीलिए वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरह से ऐसे करके। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें शेयरिंग होती है बेसिकली। इसीलिए यहाँ पर कार्बन का जो है ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है और जो हाइड्रोजन है उसका डुप्लेट भी फुलफिल हो जाता है। इसीलिए ये दोनों कारण है, और इसमें क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी रहती है वो 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, बहुत बार क्या होगा कि ये फॉर्मूला ही नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमोनिया किसको कहते हैं, NH3 हैज। ऑप्शंस है ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पता है, ठीक है, या फिर आयनिक स्ट्रक्चर नहीं आता है बनाने, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत हो सकती है। तो नाइट्रोजन जैसे पता है कि 7 होता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2,5 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 के साथ वो बॉन्ड बना देगा, है ना। तो ये तो आराम से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे, तो इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, तो 3 सिंगल बॉन्ड्स होंगे और 2 जो है वो लोन पेयर बच जाएंगे। ठीक है, 2 जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जिसको लोन पेयर कहा जाता है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ओनली सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे नाइट अमोनियम मॉलिक्यूल में, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फोर गिवन ऑक्साइड विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, क्या इसका नेचर बेसिक है? नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होगा। ठीक है, फिर H2O, H2O पानी, ये एसिडिक होगा ना बेसिक, ये न्यूट्रल ही होगा। ठीक है,
Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये थर्माइट रिएक्शन में भी मैंने बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हाँ, ये दोनों ही एसिडिक एंड बेसिक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, ये न्यूट्रल नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम जो है वो मेटल है, मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इससे मिसमैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, अलग अलग फॉर्मेट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर फॉर्मेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बचपन में भी आपने सॉल्व किया ही होगा ये क्वेश्चन। गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड दैट मेक इट अ सूटेबल मेटल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो पता ही है कि गोल्ड जो है एक नोबल मेटल है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही स्टीम, ना एसिड, ना हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, किसी के साथ नहीं करता है, इसीलिए गोल्ड, सिल्वर, ये सब प्लेटिनम नोबल मेटल्स है। तो इनकी ज्वेलरी बनाने में क्यों आता है काम, तो ऑप्शंस क्या है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, लस्चरस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शंस क्या होंगे, ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो होते हैं, हम लोग उसको वायर के फॉर्म में बना सकते हैं, फिर उसको हैमर कर करके उसको प्लेन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका शाइन तो होता ही है, चमकता है, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सब चमकता है, तो ये तीनों ही कारण है, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ एयर, ठीक है। तो एक्सपोजर टू एयर, तो कौन सा ऑक्साइड रहता है बेसिकली, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन डी, सी क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिल्वर, सिल्वर सल्फेट, ठीक है। तो ये होता है, इसके कारण इसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है प्रेजेंट रहता है। अगर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट रहेगा तो ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर सल्फाइड बना देगा, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर बन जाता है। इसीलिए जो चांदी के जो आइटम, ज्वेलरीज होती हैं, कुछ भी बर्तन होती हैं, वो यूज करते करते वो काला पड़ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर सल्फाइड होगा, ठीक है, उसी कारण से ब्लैक कोटिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत इजी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। एल, जैसे कि डबल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्कीन्स कहते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस कहते हैं। तो इसमें से आइडेंटिफाई करना है, क्या वन है तो ये नहीं है, सेकंड है तो ये है, थर्ड है नहीं है, फोर्थ है, हाँ फोर्थ भी है, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया सकती है, तो बहुत इजी है, लेकिन ऐसे भी नोमेनक्लेचर भी करने दिया जा सकता है कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, या कंपाउंड दे दिया गया, इसका नाम लिखने बोला जा सकता है, जैसे कि ये वाला क्या नाम होगा इसका, तो इसका जो नाम होगा वो कितने, चार, चार है, तो वो हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड कहाँ है, तो दूसरे पोजीशन पे, तो ब्यूट टू इन हो जाएगा, है ना। सिमिलरली जो फोर्थ है उसका क्या आंसर होगा, तो देख सकते हैं, वन टू नंबरिंग कर लिए कार्बन का, तो मतलब तीन हो गया, मतलब प्रोप हो गया, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप कहाँ है अटैच्ड, तो दूसरे नंबर पे है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोप इन, है ना, डबल बॉन्ड है इसीलिए। तो ये नोमेनक्लेचर ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जा रहा है, क्योंकि ये आप नहीं सीखे होंगे, क्लास 10th में तक डिटेल में नहीं है, लेकिन 11th 12th में आपको सीख लेंगे। लेकिन ये बहुत आसान है, ब्यूटीन, पहला वाला जो है प्रोपेन, है ना, ये तो बहुत आसान सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द हार्ट, ठीक है, हमें बताना हार्ट के बारे में। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो हम लोग ने डबल सर्कुलेशन जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर, उसमें बहुत डिटेल में बताया था, तो अगर आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया था। ये रिवीजन सीरीज है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड तो करता है रिसीव, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से नहीं करता, वो लंग से रिसीव करता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है।
सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल द राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। फिर तीसरा क्या है, द लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में भेज दे, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैं थोड़ी मिसमैच हो गई है। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। मान लेते हैं कि दिस प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। तो ऑप्शन नंबर टू, ये थ्री हो गया। ठीक है, और ये टू, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, बाकी दोनों ही गलत है। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि लंग्स, ठीक है, लंग्स क्या काम करता है, तो प्यूरिफाई का काम करता है, ऑक्सीनेटेड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट करेगा। फिर लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एंड लेफ्ट एट्रियम से चल जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में पंप होगा ब्लड, और वो बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी टिश्यूज में यूज अप होगा, फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से अगेन वो चल जाएगा लंग्स में, जहां पर वो प्यूरिफाई होगा और डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन कौन करता है, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, वेना केवा, इन सब का फंक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा कौन कौन सा चैप्टर के बारे में ये मैं बता चुका हूँ, कि ये चैप्टर बहुत डिटेल में मैं बताया हूँ, तो वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ चलेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं। सबसे कहाँ होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, तो टेस्टिस में होता है। ठीक है, फिर टेस्टिस के थ्रू वो जाता है वास डिफरेंस में, फिर वास डिफरेंस से जाता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से वो बॉडी के बाहर आ जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होता है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो तुम्हारा जो होगा वो टेस्टिस में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि a plant is kept in the dark for 2 days, 2 दिन के लिए. A leaf from this plant is used in an experiment to investigate the effect of two factors on photosynthesis as shown in the figure. ठीक है, तो ये फिगर बहुत डिटेल में, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप खुद से वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि एक फ्लास्क में कॉर्क के अंदर में ग्रीन जो लीफ है उसको रखा गया है, और वो वही लीफ है जो 2 दिन तक उसको डार्क में रखा गया था। ठीक है, फिर उस ग्रीन लीफ को क्या किया जाएगा, लाइट से एक्सपोज किया जाएगा 8 घंटे के लिए, और उस फ्लास्क में बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। वो सब्सटेंस क्या है, तो बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उस लीफ को निकालकर लीफ रिमूव्ड एंड टेस्टेड फॉर स्टार्च, और वहां पर स्टार्च सॉल्यूशन उस लीफ में डाला जाएगा, और देखा जाएगा कि ये क्यू पार्ट में और आर पार्ट में क्या कलर चेंजेस होंगे। अगर होंगे तो कौन सा कलर चेंजेस होगा, तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, what are the color of Q and R when the leaf is tested for starch using an iodine solution? ठीक है, तो आयोडीन सोल्यूशन में पता ही है, अगर जब कोई भी सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट होगा और उसमें हम लोग आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे, तो वो पॉजिटिव टेस्ट के लिए क्या होगा, तो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव टेस्ट होगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, उसके जगह में ब्राउन कलर आ सकता है, रेडिश ब्राउन आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये लीफ जो है वो 2 दिन तक यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुए, डार्क में रखी गई थी, तो वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। तो कलर चेंज क्या होगा क्यू एंड आर में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दोनों ही सही होगा, ब्राउन एंड ब्राउन। ठीक है, दोनों ही पार्ट में यहाँ पर कलर जो है वो ब्राउन ही रहेगा, रेड वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दोबारा से आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 11, कि ये क्रॉस बिटवीन अ टॉल टी पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट resulted in a progeny that were all tall plant because why। तो ये क्रॉस देख सकते हैं जिसमें टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट की
क्रॉसिंग की गई है, और जितने भी फर्स्ट जनरेशन में प्रोजेनीज हुई हैं सारे ही टॉल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, शॉर्टनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज अ रेसेसिव ट्रेट, हाइट ऑफ द पी प्लांट इज नॉट गवर्न्ड बाय जीन टी और स्मॉल टी। तो ये गलत है। टॉलनेस इज अ रेसेसिव ट्रेट, ऐसा भी नहीं है। शॉर्टनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ये ऐसा दोनों ही नहीं है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टॉलनेस जो है, कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट जीन है, ठीक है। इसीलिए कहीं पर भी अगर रहेगा कैपिटल टी, सिंगल में रहे चाहे डबल में रहे, वो टॉल प्लांट ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्रॉस करके दिखा है, सब में क्या हो रहा है, तो प्रोजेनी जो बन रही है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बन रहे हैं, तो एक होने से भी ये टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी, दैट इज द रिसेसिव जीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। An object is placed in front of a convex mirror. Its image is formed. कहाँ पर इमेज फॉर्म होगा? जब एक कन्वेक्स मिरर के सामने बनाया गया, ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर में होगा क्या? नहीं, ये तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिरर है, लेंस नहीं है। एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, नहीं होता है ऐसा कुछ। फिर हाफ द डिस्टेंस, ट्वाइस नहीं होता, हाफ क्यों होगा? ये भी गलत हो जाएगा। फिर बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ ये क्योंकि इसमें बताया नहीं गया एग्जैक्टली कि फ्रंट में तो रखा गया है, लेकिन कितने दूर पे रखा गया है, तो जितना दूर रहेगा उतना ही ये इमेज भी वैसा ही बनेगा, है ना। तो वो रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसी हिसाब से इमेज भी बनेगा। और क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, तो ये बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी इज ड्यू टू व्हाट? द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये रीजन नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई इन द वाटर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी, नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, जो है व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग के कारण बेसिकली यहाँ पर हमें ब्लूइश कलर जो है डीप सी में दिखता है, ठीक है। अगर आप बहुत ऊंचाई से देखेंगे कोई सी को, और बहुत ज्यादा वो क्लीन है, तो वो हमें ब्लू नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आपने मालदीव्स या लक्षद्वीप जैसे एरियाज की अगर फोटोज देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, तो पूरा ब्लू ब्लू नजर आता है, इसी कारण से ही नजर आता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फिगर, और ये लेबल बताना है, ए बी सी डी क्या है ये हमें बताना है। तो ए क्या है, बी क्या है? तो फोटो से अगर देख सकते हैं, तो ए जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। बी जो है वो क्या हो सकता है? तो बी जो है आपको पता होगा क्रेनियम है, ठीक है, आउटर कवरिंग जो होती है। एंड सी जो है वो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये क्या होगा? मेडुला ऑब्लंगटा। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो सेरिब्रम होगा, देन क्रेनियम होगा, एंड सी जो होगा वो मेडुला ऑब्लंगटा, ठीक है। तो ऑप्शंस में जो दिए रहेंगे उससे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से चूज कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बनाने तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन लेबलिंग में जरूर पूछा जाता है ऐसे, या फिर सेरिब्रम का फंक्शन पूछा जा सकता है, मेडुला ऑब्लंगटा का फंक्शन पूछा जाता है, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब का कुछ ना कुछ फंक्शंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करेंगे हम लोग। विच स्टेटमेंट अबाउट द जीनोटाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट? ठीक है। डोमिनेंट एलील्स आर ओनली फाउंड इन होमोजाइगस। तो जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट एलील्स जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही हो। डोमिनेंट ये भी है, डोमिनेंट ये भी है ना, दोनों ही है, तो नहीं होगा। वन रेसेसिव एलील ऑलवेज कॉजेस अ रेसेसिव फेनोटाइप, नहीं। ये देख लीजिए वहां पे एक रेसेसिव एलील है, क्या ये रेसेसिव हो गया? नहीं, इसके कारण नहीं होगा। फिर रेसेसिव रेसेसिव फेनोटाइप्स मस्ट बी होमोजाइगस, हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि रेसेसिव जो फेनोटाइप्स वो मस्ट बी होमोजाइगस होने चाहिए, ठीक है। स्मॉल टी होना चाहिए, या स्मॉल आर होना चाहिए, ठीक है। द डोमिनेंट फेनोटाइप मस्ट बी हेट्रोजाइगस, ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया कि हमेशा हेट्रोजाइगस हो, जरूरी नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं हेरिडिटी के तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं वीडियोस में पूरी तरह से जब लेक्चर दे रहा था डिटेल में टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, तो उसमें बहुत डिटेल में ये सब समझाया था। तो अगर आप नहीं देखे तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इजीली देख सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं डाउट। अगर कोई भी डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम एन एम्ब्रॉयो अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस इज कॉल्ड रीजनरेशन, जर्मिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सबसे सबसे इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, मैं स्किप कर सकता था लेकिन बोर्ड्स के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी रहेंगे। ठीक है, और आपको वो सेल्फ डाउट में लाएगा कि ऐसा क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन क्यों दिया गया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि नहीं इसका कुछ आंसर अलग होगा, ये ट्रिक क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा आप सोचेंगे और इसके कारण गलती हो सकता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन में हम लोग बहुत बार गलती कर देते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत इजी है क्वेश्चंस, और जो आपने पढ़ा है, जो आपका कंसेप्ट है, वहीं से ही आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा जिसमें बहुत ईजी रहेगा, वो बस ऐसे ही मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जर्मिनेशन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 जो है वो हमारा असर्शन रीजनिंग टाइप है। तो असर्शन क्या है कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू द टच। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। रीजन क्या है, द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्राफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस। हाँ, ये भी बहुत दोनों ही करेक्ट है। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन, तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट बन जाएगा। मैं बता रहा था जब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ा रहा था, जिसमें डायमंड, फ्यूलरिन एंड ग्राफाइट के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि ग्राफाइट जो होता है उसका हेक्सागोनल लेयर्स बने होते हैं और कार्बन की एक डबल बॉन्ड भी होती है। और ये दोनों क्या होते हैं, ये जो हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं कि प्लांट असर्शन है कि प्लांट्स लैक द नर्वस सिस्टम बट दे डू कोऑर्डिनेट। हाँ, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन कि हाँ नर्वस सिस्टम नहीं है फिर भी वो कोऑर्डिनेट करती है। रीजन क्या है, इट इज सो बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। हाँ, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्लांट्स के पास में कोई नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स नहीं होते, लेकिन उनके पास उसके पास में क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, जिसको हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, पीजीआरस। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स भी कहते हैं। तो वो लोग रेगुलेट करते हैं, जिसमें ऑक्सिन, जिबरलिन्स, फिर साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे ही हैं हॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन होता है आर्टरीज का वो काफी वाइडर बॉर्डर होता है इन कंपैरिजन टू द वेन्स, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये लास्ट है हमारा एमसीक्यू से। ठीक है, असर्शन क्या दिया है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सोलिनॉइड होता है उसके अंदर सॉफ्ट कोर होता है और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे करके कॉइल किया जाता है ना, ऐसे करके कॉइल किया जाता है। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कितना आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड हैज अ वेरिएबल वैल्यू। तो नहीं, वेरिएबल वैल्यू होता ही नहीं है, ये यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द, जो होता है इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनसाइड द सोलिनॉइड जो है वो यूनिफॉर्म होता है। ये जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से फिर से देख सकते हैं। और ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस तो हो गए हैं, अब हम लोग सेक्शन बी में पहुंच जाएंगे जहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस
हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये सॉलिड लाइमस्टोन इज बर्न्ड टू फॉर्म क्विक लाइम एंड अ गैस। डिफाइन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉलिड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, उसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा क्विक लाइम में, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड गैस जो रिलीज होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड एक केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शंस लिखने के लिए 1 मार्क्स होगा। फिर जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको लिखने के लिए भी 1 मार्क्स होगा। तो इस रिएक्शन को बेसिकली क्या कहते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। यहाँ पर एक हमारा रिएक्टेंट है और उससे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ए बी से क्या बन रहा है, ए प्लस बी। ये फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था। तो ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, डिफरेंस जो है, तो सेंसिटिव प्लांट जो है जिसको छुई में कहा जाता है, मिमोसा पुडिका है। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो कैसे होता है, तो उसमें होता है हम लोग जब भी टच करते हैं उस पौधे को, ठीक है, इन सच मूवमेंट प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप, वो मुरझा जाते हैं, वो ड्रूप हो जाते हैं। क्यों होते हैं, बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ठीक है, तो वो अपना टर्जिडिटी चेंज कर देते हैं, वाटर लेवल जो है चेंज कर देते हैं। इसी कारण से वो अपने जो लीव्स होते हैं उसको फोल्ड अप कर देते हैं और ड्रूप हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, और इस जो मेथड है इसमें कोई भी इस यहाँ पर कोई भी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है मैटर। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर जो हमारा मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट, ये देखे होंगे आपने, अगर खिड़की के पास आपका कोई भी पौधा लगा कर रखे हैं और धूप उधर ही से आ रही है, तो क्या होगा, आपका जो शूट होगा वो लाइट के तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो शूट जो है उसको धूप पसंद है, जो रूट होते हैं वो धूप पसंद नहीं आती, इसीलिए वो दूर भागते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर से लाइट आ रहा है तो शूट जो है इधर बेंड कर जाएगा, लेकिन रूट जो है वो इधर बेंड करने लगेगा। तो ये ग्रोथ से रिलेटेड है, ये मूवमेंट जो है ये ग्रोथ से रिलेटेड है और ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जिसी को ही मेनली बोला जाता है फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट के बारे में। मूवमेंट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। ठीक है, तो फोटो का मतलब भी होता है लाइट के कहीं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, कि रूट नीचे ही क्यों ग्रो करता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है शूट, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एन एसिड इज सिक्रेटेड इन आवर स्टोमक व्हाई। फिर और में एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो इनमें से कोई एक ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में दोनों कर देते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैंने एक अभी रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था डूज एंड डोंट्स ऑफ फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स की तैयारी में, और आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो एसिड क्यों बनता है, एसिड सीक्रेट क्यों होता है स्टमक में, तो दो कारण है। सबसे पहला जो कारण है एसिड बनने का, कि वो एक ऐसा माहौल बना देता है पेट के अंदर में जहां पर जो हमारा एंजाइम है पेप्सिन, है ना, वो एक्टिव हो जाएगा। और पेप्सिन अगर एक्टिव हो जाएगा तो जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करने लगेगा। तो फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन हमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, फिर साथ ही साथ में क्या होता है, हम लोग जब भी खाना खाते हैं उसके साथ में बहुत कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है। तो अगर हमारा पेट जो है अगर एसिडिक रहेगा तो वो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है उसको किल कर देगा। ठीक है, तो वो भी बेनिफिशियल है। और जो पीएच लेवल होता है लगभग 1.8 के आसपास में होता है। ठीक है, बहुत एसिडिक होता है। या फिर अगर इससे बहुत ज्यादा अगर हमारा पीएच लेवल कम हो जाएगा तब एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है। और या फिर उसमें अल्सर भी हो सकता है, पेट के अंदर में फोड़े हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा एसिडिटी होना भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड इन एनिमल्स। तो प्लांट में जो होता है कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है, लंग्स वगैरह, लेकिन प्लांट के पास में स्टोमाटा होता है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करता है, गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से, जिसमें टर्जिडिटी वाला मैटर आ जाता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, फिर प्लांट में होता है डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स में होता है डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस जो होता है। लेकिन
एनिमल्स में क्या होता है, द रेस्पिरेटरी गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द टिश्यू सेल्स, ठीक है। तो ये टिश्यूज लेवल तक होता है, जहां पर आपको पता ही होगा कि एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर है जहां पर मेनली गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो ये लाइफ, जो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है उससे ये था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इनकम्प्लीट रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। तो हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे इमेज तो बन गया है लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वो बताना है। बेसिकली द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि F2 और 2F2 के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2F1 के और बियॉन्ड में होगा, ठीक है। 2F1 के बियॉन्ड में होगा, ठीक है। और the size of the object would have been dash than the size of the image। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो काफी बड़ा होगा, enlarged होगा इन कंपैरिजन टू द इमेज का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस फोटो में आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट होगा ये 2F1 के बियॉन्ड में होगा, और जो साइज है देख सकते हैं कि इसकी जो साइज है वो इमेज की साइज से काफी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो ये भी 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का अगर आता है तो इस तरह से आप जस्ट इसको डायग्राम भी बनाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं भी बनाएंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम रफ में बना सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, ठीक है। आपको कोई मार्क्स कटने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर टाइम है तो जरूर बनाइएगा, अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फुल मार्क्स तो भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम ऐसा कुछ बनाने को कहा नहीं गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि द गिवन फिगर शोज 3 रेजिस्टर्स, फाइंड द कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स है, बट हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो R1 और R2 जो है वो पैरेलल में कनेक्शन है, और R3 जो है वो सीरीज में कनेक्शन है। तो पैरेलल का पता ही है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल हो गया, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई जो सीरीज में कनेक्शन है R3 के साथ में, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/6 प्लस 1/2 प्लस 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा पैरेलल वाला का इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/2, और RS जो है वो 6 है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 3 और ये 12, तो 15/2 दैट इज 7.5 ओम जो हो गया हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि सीरीज में कौन सा है और पैरेलल में किस तरह से कनेक्शन है, और आर इक्विवेलेंट ये 2 मार्क्स का बहुत बहुत इजी है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन करने में, एलसीएम लेने में ये सब गलती करेंगे तो पूरा ही जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इस चैप्टर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जो नया वीडियो आएगा, जो फोर्थ वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बाकी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, वेजिटेरियन फूड हैबिट्स कैन सस्टेन अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड चेन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग नॉन वेज खाना ज्यादा खाएंगे तो बहुत लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि सब्जी जो होती है, सब्जी फल फूल, उनका जो रेट होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉन वेज फूड आइटम्स, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप समझ सकते हैं कि फूड चेन में क्या होता है कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है तो वहां पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, है ना। 10% लॉस जैसे बताया था। तो ये देख सकते हैं, जब एक मेज को बकरी खा रहा है और उस बकरी को अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे पास एनर्जी कितना आएगा, मान लेते हैं मेज के पास 100 यूनिट है, गोट के पास कितना आएगा 10%, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, और गोट से 10% जो आ रहा है सिर्फ 1 यूनिट ही मैन के पास आ रहा है। तो देख सकते हैं कि हम लोग कितना मिल रहा है, हम लोग को बस 1 यूनिट मिल रहा है। अगर वही गोट को हम लोग नहीं खाकर हम लोग डायरेक्ट मेज को खाएंगे तो हमें 10 यूनिट्स मिलेंगे, और अगर हम लोग बकरी को खाएंगे तो 1 यूनिट्स मिलेंगे, है ना। तो अगर शॉर्टर फूड चेन होगा तो मोर एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द मैन, और अगर लंबा फूड चेन होगा, हम लोग अगर टॉप कार्निवोर को खाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को नहीं ले सकते खाना, है ना। तो इसमें एक लोग ही पेट भरेगा, इसमें क्या है 10 लोगों का पेट भर सकता है।
तो इसीलिए वेजिटेरियन फूड हैबिट where nutrition is derived directly from the producers can sustain a large number of people। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देकर इसको समझा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये एनवायरमेंट आवर एनवायरमेंट वाले चैप्टर से है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ये क्वेश्चन फूड चेन फूड वेब से तो आता ही है, फिर जो हमारा ओजोन होल वाला है वो वाला पार्ट से भी बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस है। गार्बेज से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सेक्शन सी डी और ई वाला सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्लियर क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।